बच्चों नमस्कार। आज हम कोष्ठक डिकम्पोजिशन को कंटिन्यू करेंगे। सहसमुच्चय वियोजन। जैसे पहले आपने कुछ थ्योरम्स देखी हैं। सहसमुच्चय बनाया आपने सब ग्रुप के द्वारा, जैसे कि इफ H is a subgroup of G and A is an element of G, then right coset of H in G of H is defined by HA such that H belongs to H। इन कोसेट्स पर हमने बहुत सी थ्योरम्स भी देखी हैं। हम सहसमुच्चय वियोजन पर अब इसका वास्तविक अर्थों में कैसे डिकम्पोज करता है, किसी समूह को कैसे वियोजित करता है, इस पर हम एक थ्योरम देखेंगे। तो पहले थ्योरम का स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, मान लीजिए H G का उप समूह है, देन G इज equal to the union of all right और left, या तो हम राइट लेंगे या लेफ्ट लेंगे। तो if H is a subgroup of G, then G is equal to the union of all right or left cosets of H in G। यदि H G का उपसमूह है तो G H के राइट कोसेट्स, सभी राइट कोसेट्स के संघ के बराबर होगा। दैट इज Z equal H union HA union HB union HC union and so on, where A, B, C are the elements of G। फिर से सुन लीजिए कि यदि H G का एक उपसमूह है तो G में H के सभी दक्षिण सहसमुच्चयों को संग G के बराबर होगा। तो जैसे कि H, HA, HB, HC ये सभी यदि H के राइट कोसेट्स हैं तो G को हम इन सभी के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। यही कहलाता है G का सहसमुच्चय वियोजन उपसमूह H के द्वारा। प्रूफ हम इसका स्टार्ट करते हैं कि चूंकि H में जो एलिमेंट्स हैं, सिंस H is a non-empty subset, H is non-empty and the subset of G, तो जो H में एलिमेंट्स हैं वो G के कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं। तो यहाँ से इसी प्रकार यदि हम किसी राइट कोसेट की बात करें तो एवरी right coset HA is of the form HA such that H belongs to H for A belongs to G। हमने एक राइट कोसेट लिया HA, तो चूंकि H मेंबर है G का, चूंकि H का है और H सबसेट G का है, इसलिए H मेंबर किसका है, G का भी है, और A भी मेंबर G का है, और G is a group. So by closure property of group, these all HA are members of the group G. So every HA
इज ए सबग्रुप, इज ए सबसेट ऑफ जी। तो ऐसे जितने भी हम राइट कोसेट्स बनाएंगे, H खुद एक राइट कोसेट है, H को हम लिख सकते हैं H इक्वल H, सो इज ए राइट कोसेट ऑफ H in G by identity element E। तो ये हम देखते हैं कि जितने भी राइट कोसेट्स होंगे वो सभी G के सबसेट्स हैं। देयरफॉर H इनका यूनियन भी, इसलिए इनका यूनियन भी सबसेट होगा G का। फिर से समझ लीजिए, चूंकि सभी राइट कोसेट्स G के सबसेट हैं, इसलिए इनका जो यूनियन है, संघ है, वह भी G का सबसेट होगा। फिर से रिपीट करते हैं हम कि H इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि जो ग्रुप का आइडेंटिटी होता है E वह सब ग्रुप में भी होता है, इसलिए H 5 के इक्वल नहीं है। एंड H इज सबसेट ऑफ G। अब G के किसी भी एलिमेंट A के लिए हमने एक राइट कोसेट बनाया HA। चूंकि HA में जो एलिमेंट्स हैं HA फॉर्म में है, ये H मेंबर है H का और H सबसेट है G का, इसलिए H और A दोनों एलिमेंट हैं G के, इसलिए G में क्लोजर प्रॉपर्टी से ये सभी HA मेंबर्स हैं G के, इसलिए HA सबसेट है G का। H सेम एक राइट कोसेट है जिसको हम HA लिख सकते हैं। तो जितने भी आपके राइट कोसेट्स हैं वो सभी G के सबसेट्स हैं, इसलिए इनका यूनियन भी G का सबसेट होगा। अगेन अब हम दिखाएंगे G राइट कोसेट्स के यूनियन का सबसेट है जिससे कि इक्वल होंगे। सो अगेन इफ X is any element of G, then clearly X belongs to right coset of Hx। ओके, इसको देख सकते हैं, दिस इज स्मॉल Hx such that X belongs to such that H belongs to H। तो जो भी X मेंबर है, X is any arbitrary member of G or X is any member of G, then X belongs to Hx। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मेंबर होगा G का, वो किसी न किसी कोसेट का मेंबर होगा। ओके, हेंस G is subset of the all right cosets of H in G। G is the subset of the union of all right cosets of H in G। फिर से इसको रिपीट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि X यदि G का कोई भी मेंबर है तो X किसी न किसी राइट कोसेट का मेंबर है, जैसे कि X मेंबर है राइट कोसेट ऑफ Hx का। इस प्रकार G के मेंबर्स सभी मेंबर्स किसी न किसी राइट कोसेट के मेंबर हैं, देयरफॉर राइट कोसेट के मेंबर है। देयरफॉर ऑल मेंबर्स ऑफ G आर मेंबर ऑफ सम राइट कोसेट्स, सो देयरफॉर G इज अ सबसेट ऑफ H यूनियन HA union HB union HC union and so on। Therefore, by first and second both are subset of each other, and hence by first and second Z equal H union HA union HB, सॉरी यहाँ H नहीं लिख पाया मैं, यूनियन HB यूनियन HC and so on। that is G is equal to the union of all right cosets of H in G। तो जिस प्रकार से हम राइट कोसेट्स के रूप में लिखते हैं G को, उसी प्रकार लेफ्ट कोसेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि G is union of H, AH, BH, CH and so on। so राइट कोसेट डेकम्पोजिशन हमने अभी देखा ग्रुप का। इसको आप देखते हैं कि हमने पहले भी थ्योरम्स देखी हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं कि नंबर 1, नो टू राइट कोसेट्स ऑफ H in G is empty।
नो राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज एम्प्टी, तो कोई भी राइट कोसेट एम्प्टी नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर 1, नो एच ए इक्वल 5, दैट इज ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल h is not equal to 5 for any a belongs to Z। दूसरी बात हमने रिजल्ट देखा था कि any two right cosets are either disjoint or equal। दो कोसेट्स या तो डिसजॉइंट होंगे और इक्वल होंगे। और तीसरी बात हमने ये देखी, above इक्वेशन 3, तो मतलब यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल्स टू जी। इन तीनों बातों से हम देख सकते हैं कि हम ऐसे राइट कोसेट्स निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से जो कॉमन होंगे, इक्वल होंगे, उनको हम अलग कर देंगे। Therefore, the set of all right cosets of H in G gives us a partition of G। इसलिए हमें G में H के सभी सहसमुच्चयों को दक्षिण सहसमुच्चयों का एक विभाजन देता है। इसे ही हम कहते हैं राइट कोसेट डेकम्पोजिशन ऑफ G। ओके, तो यदि हम ये माने कि एच ए एच बी हम डिफरेंट कोसेट्स लेते हैं, तो फाइनली यदि मान लीजिए एच ए एच बी ये सभी डिस्टिंक्ट अलग अलग राइट कोसेट्स हैं, तो जी को हम कहेंगे एच के द्वारा कोसेट डेकम्पोजिशन है। इसी प्रकार हम लेफ्ट कोसेट डेकम्पोजिशन भी निकाल सकते हैं। तो सहसमुच्चय वियोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा हम लैग्रेंज थ्योरम को भी आगे प्रूफ करेंगे। और इसके अलावा फॉर्मेट्स थ्योरम में भी कुछ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन का उपयोग होता है, तो हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन को भी सर्वांग समता मॉडुलो एम को भी समझना चाहेंगे। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम रिलेशन सर्वांगता सर्वांग समता मॉडुलो एम संबंध। ये रिलेशन क्या होता है? आपने इक्विवेलेंस रिलेशन पहले पढ़ा है, तुल्यता संबंध पढ़ा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम रिलेशन के लिए हम सेट ऑफ इंटीजर्स में बात करते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम क्या होता है। मान लीजिए हमने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स आई लिया, आई क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं, a b belongs to I, then integer a is said to be related to congruence modulo m integer b, and we write a is congruent modulo m to an integer b। ये इसको पढ़ते हैं a is congruent to b modulo m if and only if m डिवाइड के लिए हम वर्टिकल लाइन लिखेंगे, that is m is the divisor of a minus b। तो फिर से देखेंगे कि a an integer a is said to be
said to be congruent modulo to B said to be congruent, सॉरी इसको स्पेल सही कर देते हैं, congruent modulo M if and only if A is congruent to B modulo M implies and implied M divides A minus B। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप ध्यान से देखें कि A is said to be B congruent modulo M if and only if M divides A minus B। तो यहाँ से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने लिया फॉर एग्जाम्पल इफ M इक्वल 3, तो आप देखेंगे कि जो नंबर्स A माइनस बी 3 से डिवाइड होंगे, जैसे आपका 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, कोई भी नंबर हम ले लें, इनमें से कोई भी 2 नंबर ले लेंगे, तो यदि इनको हम डिवाइड करें, इनके दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करें, 3 से तो डिवाइड होता है, सो वी विल राइट 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 बिकॉज क्योंकि 3 डिवाइड्स 4 minus 1 as well as 7 is congruent to 1 mod 3 क्योंकि 7 minus 1 मतलब 6 में भी 3 का भाग चला जाता है। ओके, सो दिस इज 3 divides 7 minus 1 and so on। तो इससे हम इस एक सेट हमें ये मिला कि किन्हीं भी 2 नंबर्स को हम आपस में ये नंबर इक्वल है। ओके, तो यहाँ इसको मान लीजिए हमने अभी कोई नंबर नहीं देते हैं, अभी हम इसको केवल एक सेट की बात करते हैं। इसी प्रकार दूसरे सेट की हम बात करें तो आप देखेंगे कि 0 3 6 9 किन्हीं भी 2 नंबर्स का डिफरेंस लें, 3 उसको डिवाइड करता है। इसी प्रकार आप देखें कि आगे भी चल सकते हैं, 2 5 8 11 एक्सेट्रा। तो ये भी किन्हीं भी 2 नंबर्स को लें तो ये उनमें 3 का भाग चला जाता है। अब यहाँ कुछ नंबर्स और ले सकते हैं, जैसे हम एक और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मान लीजिए इसमें हम एक नंबर्स और जोड़ देते हैं। कैसे कि नेगेटिव नंबर्स भी -2 -5 -8 एंड सो ऑन। यहाँ पर यूनियन दिस इज -3 -6 -9 and so on। Union this is -1 -4 -7 and so on। तो किन्हीं भी 2 नंबर्स का डिफरेंस देखेंगे आप तो इसके दोनों के यूनियन का, यदि हम इन सभी को, जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट सेट लिया, ये सेकंड सेट लिया और थर्ड सेट लिया, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इनका तीनों का यूनियन भी क्या मिलेगा। देखिए 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 सभी इंटीजर्स मिल रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर नेगेटिव में चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एक्सेट्रा। तो इन सभी का जो यूनियन है वो आपको मिला, यूनियन ऑफ ऑल दीज जो है वो इक्वल हुआ आपके सेट ऑफ इंटीजर्स i के। तो इस प्रकार हमने इसको i को भी डेकम्पोज किया सेट ऑफ इंटीजर्स को।
इन अलग अलग 3 सेट्स के द्वारा। तो इनमें विशेष बात ये देखेंगे कि यहाँ हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 3 से, आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। ओके, तो इसको हमने दे दिया क्लास 1 दे दिया, ये रिमाइंडर यहाँ मिलेगा 0, तो इसे हमने क्लास 0 कह दिया, इसे हमने क्लास कहा 2। किसी भी नंबर को आप डिवाइड करें, जैसे 8 को डिवाइड करेंगे आप 3 से, 3 to the 6, या 11 को डिवाइड करेंगे आप 11 को भाग दीजिए 3 से, 3 3 का 9, 11 माइनस 9 कितना हुआ 2। तो ईच नंबर ऑफ दिस सेट लीव द सेम रिमाइंडर 2। कोई किसी भी नंबर को आप डिवाइड कीजिए, जैसे 9 को डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर 0, 3 को 6 को और -3 -6 -7 इनको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको मिला 0। इन्हें हम इक्विवेलेंस क्लास भी कहते हैं। जो रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडलो m के द्वारा हमने 3 क्लास प्राप्त की मॉडलो 3 के लिए। आप इसके अलावा भी ले सकते थे, तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया 3 के लिए। तो I इज द यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास 0। ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी बनाते हैं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम बताएंगे आगे जाके कैसे बनाते हैं। तो ये आपको मिला इक्विवेलेंस क्लास 0 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास 1 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास 2। जैसे कि अब आप देखेंगे कि हम देखें कि -5 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, कितने बार डिवाइड करेंगे आप? रिमाइंडर कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। तो हम यदि एक बार डिवाइड करेंगे तो -3 नीचे आ जाएगा, तो -8 हो जाएगा, वो -5 से छोटा है। तो यहाँ हम इसको -2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो ये हुआ -6, -5 में से -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? +1। तो ये देखेंगे हम कि -5 इक्विवेलेंस क्लास 1 का मेंबर है, और हम देखें -8 को हम डिवाइड करें 2 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, -3 टाइम्स, तो आपको मिलेगा भाई -8 में से आप कितना माइनस करेंगे? घटाएंगे, उससे छोटी राशि सब्ट्रैक्ट करेंगे ना आप, तो इससे छोटा क्या होगा? -9, -6 तो इससे बड़ा है -8 से, तो रिमाइंडर कितना हुआ? 1। तो -5 देखेंगे किसमें है? इक्विवेलेंस क्लास 1 में है। या एक और नंबर ले लें आप, इसके पहले आप -2 लिखा था, तो -2 को हमने 3 से डिवाइड किया -1 टाइम्स, तो हुआ -2 -3 -3 + 3, सो दिस रिमाइंडर इज 1। चूंकि जिससे आप भाग दे रहे हैं रिमाइंडर उससे छोटा होना चाहिए, 1 इज लेस देन 3, यहाँ भी देखेंगे आप ये, और सभी केसेस में देखेंगे। तो ये तीनों मेंबर्स जो हैं 5 -5 भी, -8 भी और -2 भी सेम इक्विवेलेंस क्लास में हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये इक्विवेलेंस क्लास बनाना हमने सीखा रिमाइंडर के द्वारा कि शेषफल हमें क्या मिलता है। तो इनको हम रेसिड्यू मॉडलो m भी कहते हैं। रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो m मतलब अवशेष वर्ग मॉडलो m क्लास भी हम कहते हैं। एक और हम इसमें इंपॉर्टेंट थिंग देखेंगे, चूंकि हम ग्रुप पढ़ चुके हैं, सब ग्रुप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हमें कंपोजिशन टेबल बनाते हैं मॉडलो m के लिए। तो मॉड m मतलब मान लीजिए आपने लिया मॉडलो m, हम संकेत लेते हैं, यहाँ मॉड 3 के लिए लिया है तो +3 के लिए एक इक्विवेलेंस क्लास 0, इक्विवेलेंस क्लास 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास 2। इसकी जरूरत बच्चों हम लोग को पड़ेगी जब हम फॉर्मेट थ्योरम आगे पढ़ेंगे। लैग्रेंज थ्योरम की कॉलरी है फॉर्मेट थ्योरम, इसलिए ये जानना भी हमें जरूरी है। तो यहाँ से इक्विवेलेंस क्लास 0, इक्विवेलेंस क्लास 1, इक्विवेलेंस क्लास 2, तो 0 + 0 0 मिलेगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1 + 0 दैट इज 1, इक्विवेलेंस क्लास 2, equivalence class 3 is equivalent to 0, so this is 0, this is equivalence class 2, this is 3, so 3 is congruent to 0, तो 3 को हम 3 से भाग देंगे, शेषफल मिलेगा 0, और 2 + 2 2 + मॉडलो 2,
क्या मिलेगा आपको 4 एंड व्हेन यू डिवाइड 4 बाय 3 सो 4 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे सो इट विल लीव द रिमाइंडर 1 सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 3 आप देख सकते हैं दिस इज 4 सो 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 तो ये हुआ आपका इक्विवेलेंस क्लास 1। तो आप देखेंगे कि 0 के नीचे जो है वो सभी सेम मेंबर्स हैं, ओके, और 0 के सामने वो सभी सेम मेंबर्स हैं, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। ये आपका क्या हुआ इक्विवेलेंस क्लास 0। जहां आपको 0 मिल रहा है, देखिए यहाँ 0 मिला आपको, ये 0 मिला और यहाँ भी 0 मिला, तो आपको जो 0 मिल रहा है 0 प्लस 0 इक्वल इक्विवेलेंस क्लास 0 प्लस इक्विवेलेंस क्लास 0 इक्वल इक्विवेलेंस क्लास 0, तो आइडेंटिटी मिल गया। इसलिए इक्विवेलेंस क्लास 0 का एडिटिव इनवर्स है इक्विवेलेंस क्लास 0, वेयर एज इक्विवेलेंस क्लास 1 प्लस इक्विवेलेंस क्लास 2 यहाँ आपको मिला 0, ये भी मिला आपको 0, इसलिए 1 का एडिटिव इनवर्स है इक्विवेलेंस क्लास 2 और 2 का एडिटिव इनवर्स है इक्विवेलेंस क्लास 1। चूंकि इसमें जो मेंबर्स हैं हमने देखा, यदि हम एक सेट बनाते हैं इक्विवेलेंस क्लास 0 इक्विवेलेंस क्लास 1 इक्विवेलेंस क्लास 2 किसके लिए एडिशन मॉडुलो 3 के लिए, तो मेंबर्स यहीं से मिल रहे हैं, ये एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, इक्विवेलेंस क्लास 0 और एडिटिव इनवर्स भी है सभी के। तो ये जो है आपका इट विल फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो 3। तो इसके लिए हमें फॉर्मेट स्वरूप में भी इसकी आवश्यकता होगी, तब इसको हम वहाँ भी समझेंगे। ये मैंने बात की कि जो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो M है, ये यदि हम सबग्रुप में डिफाइन करते हैं तो बाहर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि देखिए रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये भी आपने नंबर में समझा, मैंने नंबर्स में इसलिए समझाया, आपकी बुक्स वगैरह में तो नहीं होगा ये, कि आपको विषय को आगे समझने में आसानी होगी। तो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो a subgroup H in a group G, sorry, in a group G। तो इस डेफिनेशन को हम देखते हैं कि हम सबग्रुप में कैसे डिफाइन करेंगे कि let H is a subgroup of G, let H is a subgroup of G, क्लियरली नॉन एम्प्टी है ये, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है, एंड A and B are any two elements of G। तब हम एलिमेंट A को B से सर्वांग सम मॉडुलो H कहते हैं, यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, if and only if A is congruent to B mod H implies and implies एक ही बात है, यहाँ हमने लिख दिया पहले, तो इसको हम if and only if लिखें या implies and implied लिखें, तो हम A को B के congruent मॉडुलो H कहेंगे यदि A B inverse belongs to H implies and implied A is congruent to B मॉडुलो H। तो ये रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो H है किसी सब ग्रुप H का ग्रुप G में। एक बार और डेफिनेशन सुन लीजिए कि if H is a subgroup of G, then for any element A B belongs to G, we say that A is congruent to B modulo H. B say that A is
congruent to B modulo H if and only if AB inverse belongs to H implies and implied is congruent to B modulo H। तो इसमें एक छोटी सी थ्योरम्स है, उसको भी हम समझना चाहेंगे। बहुत ही सिंपल थ्योरम है। चूंकि इक्विवेलेंस रिलेशन आपने पढ़ा है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, इसको भी हम आप समझाते हैं इस थ्योरम के द्वारा। द रिलेशन ऑफ congruency इन ग्रुप G, मतलब किसी समूह G में सर्वांग समता का संबंध जो कि परिभाषित है A is congruent to B mod H के द्वारा, which implies and implied AB inverse belongs to H is an equivalence relation। ओके, तो ये जो सर्वांग समता का संबंध है, यह तुल्यता संबंध भी है। तो स्कूल लेवल में आपने पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो आप इसके थ्योरम के प्रूफ में भी साथ में देखते जाएंगे कि यहाँ से आप देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन बातें होती हैं। सौतुल्य संबंध, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा आपका सिमेट्रिक रिलेशन, ओके, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, और थर्ड आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। जिस रिलेशन, ये तीनों प्रकार के रिलेशन होते हैं जहां, तो हम उसे कहते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है। रिफ्लेक्सिव मतलब सौतुल्य संबंध, सिमेट्रिक मतलब सममित संबंध, और ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक संबंध। यदि तीनों संबंध कहीं संतुष्ट होते हैं तो हम कहेंगे यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जो आपको रिलेशन 1 दिया है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसे दिखाने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, सिमेट्रिक दिखाना होगा और ट्रांजिटिव भी दिखाना होगा। तो नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिंस A इनवर्स इक्वल A belongs to H for all A belongs to H। यदि A कोई H का एलिमेंट है, या A आप चूंकि कोसेट्स बनाते हैं ना, तो A मान लीजिए G का एलिमेंट है। ओके, सो फॉर ऑल A belongs to G, for all A belongs to G, we have A inverse equal E belongs to H। अब यहां देखें आप, B की जगह क्या हो गया, A हो गया। Therefore A is congruent to A mod H, and this implies relation is रिफ्लेक्सिव। ओके, दूसरी बात सिमेट्रिक, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, लेट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मान लीजिए
ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए बी इनवर्स एच का मेंबर है, और बी में से कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, डायरेक्ट ना लिख के हम लिख सकते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एच, A is congruent to B modulo H. So this implies an implied A B inverse belongs to H by first. चूंकि A B inverse H का मेंबर है और H का सब ग्रुप है, तो इसलिए इसका इनवर्स भी H का मेंबर होगा. This implies an implied B inverse होल इनवर्स रिवर्सल रूल से जो पहले आपने पढ़ा है, विच इज इक्वल्स टू बी ए इनवर्स दिस बिलोंग्स टू एच, implied बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एच. तो यहाँ चूंकि बोथ वे इम्प्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ आप केवल इम्प्लाइड साइन का उपयोग करेंगे. ओके, ये बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए हमने इसको लिखा था इम्प्लाइज दैट और उसको हमने हटा दिया इम्प्लाइज इम्प्लाइड. तो फिर से देखेंगे आप कि मान लीजिए कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो डेफिनेशन क्या है? नंबर 1, ए बी इनवर्स एच का मेंबर है. ए बी इनवर्स चूंकि एच सब ग्रुप है, मतलब खुद एक ग्रुप बनाता है, इसलिए ए बी इनवर्स का इनवर्स भी एच का मेंबर होगा, और यही रिवर्सल रूल से इक्वल है. बी इनवर्स होल इनवर्स ए इनवर्स बी ए इनवर्स इक्वल बी इनवर्स, ये एच का मेंबर. Therefore, B is congruent to A mod H. Therefore, relation is symmetric. Now, for A, B, C belongs to G, let A is congruent to B mod H and B is congruent to C mod H. चूंकि ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, संक्रामक संबंध में यदि A B से संबंधित है और B C से संबंधित है, A C से संबंधित है, जैसे आपने देखा होगा इक्वलिटी में, यदि A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो A बराबर C होगा. या लाइंस के बारे में कि सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन, if a line L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 will be parallel to L3. तो ये जो पैरेलल होने का संबंध है, समांतर होने का संबंध है, यह संक्रामक संबंध है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो H है, ये संबंध भी संक्रामक है. देखिए A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो H है, तो बाई 1 ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा, जो दिया है जब 1 में कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एच इफ एंड ओनली ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एच, इसलिए ये मेंबर होगा एच का. ये चूंकि एच के मेंबर्स हैं दोनों, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी इनवर्स कंपोजिशन बी सी इनवर्स which is equals to A B inverse B C inverse equal A E C inverse equal A C inverse, ये भी H का मेंबर होगा. This implies A is congruent to C mod H. Therefore, relation is ट्रांजिटिव. रिलेशन आपका संक्रामक है. तो हमने देखा कि रिलेशन जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. सो रिलेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इसलिए हमने आपको पहले इक्विवेलेंस क्लास बनाई थी, जो आपने एग्जांपल्स देखा था, ये एग्जांपल देखा था. हमने इक्विवेलेंस क्लासेस बनाया था, और ये बनाया था, ये ग्रुप भी बनाता है
तो ये जो रिलेशन है कॉन्ग्रुएंस मॉडल एच, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस इक्विवेलेंस रिलेशन के आधार पर हम आगे ये देखेंगे कि इससे जो आपको मिलेगा, जैसे कोसेट है, जैसे हमने इक्विवेलेंस क्लास ए बनाया है तो ये राइट कोसेट एच के इक्वल होगा। सिमिलरली इक्विवेलेंस क्लास एच बी है, वो राइट कोसेट एच बी वो इक्विवेलेंस क्लास बी के इक्वल होगा, एटसेट्रा। तो ये राइट कोसेट डेकोम्पोजिशन में हमने जो कोसेट्स बनाए थे, तो इससे भी आपको एक नया रिलेशन मिला। आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैग्रेंजेस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।